किशोरावस्था वह नाजुक समय है जब बच्चों को आदेश नहीं, अपनापन और संवाद की आवश्यकता होती है। अत्यधिक सख्ती, डांट और तुलना बच्चों को भीतर से तोड़ सकती है। इसलिए माता-पिता और बच्चों दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझकर प्रेम और विश्वास का रिश्ता मजबूत बनाना चाहिए। नमस्कार, मैं सिमी आज आपके लिए इसी विषय पर एक कहानी लेकर आई हूं, जिसका शीर्षक है कोरा कागज। इस कहानी को लिखा है हिंदी साहित्य जगत की प्रतिभाशाली, सृजनशील, सशक्त कथाकार सुधा जुगरान जी ने। राहुल ऑफिस से घर आया तो माला की कमेंट्री शुरू हो गई। पता है, हमारे पड़ोसी शर्मा जी का टिंकू घर से भाग गया। भाग गया? कहाँ? राहुल चौंक कर बोला। पता नहीं, स्कूल की तो आजकल छुट्टी है। सुबह दोस्त के घर जाने की बात कहकर गया था, तब से घर नहीं आया। अरे, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? पुलिस में रिपोर्ट की या नहीं? राहुल के बदन में भय की सिहरन दौड़ गई। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट तो कर दी, पर 13-14 साल का नादान बच्चा ना जाने कहाँ घूम रहा होगा, कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए। नाराज होकर गया है। कल रात उसको बहुत डांट पड़ी, पढ़ाई के कारण। माँ तो उसकी बहुत रो रही है। आप ये चाय पी लो, मैं जाती हूँ, उनके पास बैठती हूँ, पड़ोस की बात है, चाय पीकर आप भी आ जाना। कहकर माला चली गई और राहुल जड़वत अपनी जगह पर बैठा कई साल पीछे अपने बचपन की सीढ़ी उतर गया। वह घटना एक चलचित्र की तरह राहुल की आंखों में उतर गई। वर्षों पहले उस दिन बस से उतरकर राहुल नीचे खड़ा हो गया। अब क्या और कहां? राहुल सोचने लगा। पिता की डांट से क्षुब्ध हो घर तो छोड़ दिया, आगरा से दिल्ली भी पहुंच गया, लेकिन अब घर तो किसी हालत में नहीं जाऊंगा। राहुल ने अपना इरादा पक्का किया। पता नहीं क्या समझते हैं उसके माँ बाप भी खुद को। हर समय डांट, हर समय टोका टाकी। यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, टीवी मत देखो, मोबाइल पर मत रहो, दोस्तों से फोन पर बात मत करो। हर समय बस पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। आखिर कितना पढ़ो? पढ़ने में मन ही नहीं लगता। उसकी जेब में 500 रुपए थे, उन्हें ही लेकर वो घर से चल दिया था। 13 साल के राहुल के लिए 500 रुपए बहुत थे। दुनिया घर से बाहर कितनी भयानक और जिंदगी कितनी त्रासदीपूर्ण हो सकती है, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। नीली जीन्स और गुलाबी रंग का स्वेटर पहने स्वस्थ सुंदर बच्चा अपने पहनावे और चाल ढाल से ही संपन्न घर का लग रहा था। बस अड्डे पर बहुत भीड़ थी। राहुल एक तरफ खड़ा हो गया। बसों की रेल पेल, टिकट खिड़की की लाइन, यात्रियों का रेला चढ़ना उतरना, टैक्सी व ऑटो वालों का यात्रियों के पीछे पड़ना, यह सब वो खड़े खड़े देख रहा था। हृदय में तूफान सा भरा था। घर तो जाना ही नहीं है। जब वो शाम तक घर नहीं पहुंचेगा तब सब उसे ढूंढेंगे। माँ रोएगी, पिता चिंता करेंगे, बहन उसके दोस्तों के घर फोन मिलाएगी। खूब परेशान होंगे सब। अब हों परेशान जब पापा हर समय डांटते रहते हैं। माँ हर छोटी छोटी बात पर पापा से उसकी शिकायत करती रहती हैं। तब वो रोता है तो किसी को नहीं दिखता है। पापा के घर आते ही जैसे घर में कर्फ्यू लग जाता है। ना कोई जोर से बोलेगा, ना जोर से हंसेगा, ना फोन पर बात करेगा, ना टीवी देखेगा। उन्हें तो बस बच्चे पढ़ते हुए ही नजर आने चाहिए। हर वक्त पढ़ने के नाम से तो उसे पढ़ने से ही नफरत हो गई। छोटी छोटी बातों पर दोनों झगड़ते भी रहते हैं। छोटे मोटे झगड़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब पापा के दहाड़ने की और माँ के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है तो वो दीदी के पहलू में दुबक जाता है। बदन में कंपकपी हो जाती है। अब कहीं उसका नंबर भी ना आ जाए पिटने का। वैसे भी उसके रिपोर्ट कार्ड से पापा हमेशा ही खपा रहते हैं। अगले कुछ दिनों तक
घर का वातावरण दमघोंटू हो जाता है। माँ की आंखें हर वक्त आंसुओं से भरी रहती है और पापा तने तने से रहते हैं। उसे बहुत संभल कर रहना पड़ता है। दीदी बड़ी हैं, ऊपर से पढ़ने में अच्छी, इसलिए उनको डांट कम पड़ती है। वो घर के वातावरण के ठीक होने का इंतजार करता है। घर का वातावरण का ठीक होना पापा के मूड के ऊपर निर्भर करता है। बड़ी मुश्किल से पापा का मूड ठीक होता है। जब तक सब चैन की सांस लेते हैं, तब तक मूड फिर किसी ना किसी बात पर खराब हो जाता है। तंग आ गया है वो घर के दमघोंटू वातावरण से। इस बार तिमाही परीक्षा के रिजल्ट पर मैडम ने पापा को बुलाया था। स्कूल से आकर पापा ने उसे खूब डांटा मारा। उसका हृदय शुद्ध हो गया। पापा के शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। तेरी जैसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। ईश्वर न करे किसी को तेरी जैसी औलाद मिले। उसका हृदय तार तार हो गया। उसे कोई पसंद नहीं करता। उसकी समस्या उसके नजरिए से कोई देखना नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। दीदी कहती हैं पढ़ाई अच्छी कर ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है। पढ़ाई उसे पहाड़ जैसी लगती है। उसने दीदी से कहा भी था कि मैथ साइंस में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। उसे समझ ही नहीं आते दोनों विषय। पर पापा कहते हैं साइंस ही पढ़ो। वैसे भी विषय तो वो 10वीं के बाद ही बदल सकता है। राहुल इन्हीं सोचों में गुम था। तभी एक टैक्सी वाले ने उसे जोर से डांट दिया। अबे ओ लड़के, मरना है क्या? बीचों बीच खड़ा है साला, बेवकूफ की औलाद। एक तरफ हटकर खड़ा हो। राहुल अचकचाकर एक तरफ खड़ा हो गया। घर से बाहर अकेली हो गई जिंदगी का पहला पाठ। यहां से घर के बाहर बिना मम्मी पापा के जिंदगी शुरू होती है। ऐसे गाली देकर तो किसी ने उससे बात कभी नहीं की, और वो भी किसी बाहर वाले ने। उसकी आंखें अनायास ही भरने को हो आईं, पर उसने खुद को रोक लिया। उसे इस तरह सोचते सोचते काफी लंबा समय बीत गया था। शाम ढलने को थी, भूख भी लगाई थी और ठंड भी बढ़ रही थी। उसके बदन पर सिर्फ एक स्वेटर था। उसने गले का मफलर और कसकर लपेटा और सामने खड़े एक खाने पीने के सामान वाले एक खोमचे की तरफ बढ़ गया। सोचा पहले कुछ खा ले, फिर आगे का सोचेगा। खोमचे पर जाकर उसने कुछ खाने पीने का सामान लिया और एक तरफ बैठकर खाने लगा। तभी एक बदमाश किस्म का लड़का उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। वो बार बार उसकी बगल में आकर खड़ा हो जाता। आखिर राहुल से ना रहा गया। क्या बात है, आप इस तरह मेरे चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं? साला, अकड़ किसे दिखा रहा है? तेरे बाप की सड़क है क्या? लड़का अपने पीले दांतों को पीसते हुए बोला। राहुल उसके बोलने के अंदाज से डर गया। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, कहकर वो वहां से हट थोड़ा अलग जाकर खड़ा हो गया। लड़का थोड़ी देर बाद फिर उसके पास आकर खड़ा हो गया। कहां से आया है बे? अकेला है क्या? वो आंखें नचाता हुआ राहुल से पूछने लगा। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। अबे बोलता क्यों नहीं? कहां से आया है? अकेला है क्या? आगरा से, किसी तरह राहुल बोला। अकेला है क्या? राहुल फिर चुप हो गया। अबे लगाऊं एक? साला बोलता क्यों नहीं? हाँ। अच्छा, घर से भाग कर आया लगता है। उस लड़के के हौसले थोड़े और बुलंद हो गए। तभी वहां उसी की तरह के कुछ बड़े 3 लड़के और आ गए। क्या है राजेश, कौन है ये? उन लड़कों में एक बोला। घर से भागकर आया है, अच्छे घर का लगता है, अपने मतलब का लगता है, उस्ताद खुश हो जाएगा। वो दूसरे के कान में बोला। क्यों भागा बे घर से? बाप की डांट खाकर? दूसरे लड़के ने राहुल से पूछा। हाँ। राहुल की उन चारों को देखकर डर के मारे रूह कांप रही थी। माँ बाप साले ऐसे ही होते हैं, बिना बात डांटते रहते हैं। मैं भी भाग गया था, माँ के सिर पर थाली मारकर। वो उसके गाल सहलाकर उसको पुचकारता हुआ बोला। ठीक किया तूने, चल हमारे साथ चल,
मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, राहुल सहमते हुए बोला। अबे चलना, यहाँ कहाँ रहेगा? थोड़ी देर में रात पड़ जाएगी, तब कहाँ जाएगा? वे लड़के उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का उपक्रम करने लगे। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। डर के मारे राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उनसे अनुनय करने लगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे, ऐसे कैसे छोड़ दें? चलता है हमारे साथ या नहीं? सीधे सीधे चल, वरना जबरदस्ती ले जाएंगे। इस सारे नजारे को थोड़ी दूर पर बैठे एक सज्जन देख रहे थे। वे वैसे भी काफी देर से उस खूबसूरत व अकेले बच्चे को देख रहे थे। उसे देखकर उन्हें लग रहा था शायद बच्चा अपनों से बिछड़ गया है। उन लड़कों की जबरदस्ती से राहुल घबरा गया और रोने लगा। अंधेरा गहराने लगा था। डर के मारे राहुल को घर की याद भी आने लगी। घर वालों को मालूम भी नहीं होगा कि वो इस समय कहाँ है। वे तो उसे आगरा में ढूंढ रहे होंगे। आखिर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती अपने साथ घसीटने लगा। राहुल उनसे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब दूर बैठे उन सज्जन से ना रहा गया। उस दिन की याद करके राहुल की रूह आज भी कांप जाती है। शायद उस दिन मां की प्रार्थना का ही फल होगा कि वे सज्जन देवदूत की तरह उसकी मदद को आगे आ गए। वे सज्जन, जिनका नाम सोमेश्वर प्रसाद था, एकाएक अपनी जगह से उठकर उन लड़कों की तरफ बढ़ गए और साधिकार राहुल का हाथ पकड़कर बोले, अरे बंटी, तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे कितनी देर से ढूंढ रहा हूं। ऐसे कोई जाता है क्या? चल, घर चल जल्दी, बस निकल जाएगी। फिर उन लड़कों की तरफ मुखातिब होकर बोले, क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे बेटे के साथ? करूं अभी पुलिस में रिपोर्ट? अकेला बच्चा देखा नहीं, उसके पीछे पड़ गए। सोमेश्वर प्रसाद को एकाएक देखकर लड़के घबराकर भाग गए। राहुल सोमेश्वर प्रसाद को देखकर चौंक गया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि उसने उनके साथ जाने में ही भलाई समझी। उम्र दराज शरीफ से लग रहे सज्जन पर उसे भरोसा हो गया। थोड़ी देर बाद राहुल सोमेश्वर प्रसाद के साथ जयपुर की बस में बैठा जयपुर जा रहा था। सोमेश्वर प्रसाद का स्टील के बर्तनों का व्यापार था और वे व्यापार के सिलसिले में ही दिल्ली आए थे। सोमेश्वर प्रसाद ने उसके बारे में बहुत कुछ पूछा, पर उसने सभी बातों का जवाब चुप्पी से ही दिया। हार कर सोमेश्वर जी चुप हो गए और उन्होंने उसे अपने घर ले जाने का निर्णय ले लिया। घर पहुंचे तो उनकी पत्नी उनके साथ एक बच्चे को देखकर चौंक गई। उन्हें अंदर ले जाकर बोली, कौन है ये? कहां से लेकर आए हो इसे? ये लड़का घर से भागा हुआ लगता है। कुछ बदमाश उसे अपने साथ ले जा रहे थे। अच्छे घर का बच्चा लग रहा है, इसलिए इसे अपने साथ ले आया। अभी घबराहट और डर के मारे कुछ पता नहीं रहा है। 2-4 दिन साथ रहेगा, उसकी घबराहट कुछ कम होगी, तब बातों बातों में प्यार से सब कुछ पूछकर इसके घर खबर कर देंगे। सोमेश्वर प्रसाद शांति से बोले, अभी तो उसे खाना वाना खिलाओ, भूखा भी है और थका भी, कल बात करेंगे। सोमेश्वर जी के घर में सबने उसे प्यार से लिया। धीरे धीरे उसकी घबराहट दूर होने लगी। वो उनके परिवार में घुलने मिलने लगा। रहते रहते उसे 6-7 दिन हो गए। राहुल को अब घर की याद सताने लगी। वो अनमना सा रहने लगा। मम्मी पापा की, स्कूल की, संगी साथियों की याद सताने लगी। महसूस होने लगा कि जिंदगी घर से बाहर इतनी सरल नहीं। ये लोग भी उसे कब तक रखेंगे? किस हैसियत से यहां पर रहेगा? क्या नौकर की हैसियत से? 13-14 साल का लड़का इतना छोटा भी नहीं था कि अपनी स्थिति को नहीं समझता। और एक दिन उसने सोमेश्वर प्रसाद को अपने बारे में सब बता दिया। उससे फोन नंबर लेकर सोमेश्वर जी ने उसके घर फोन किया, जहां बेसब्री से सब उसको ढूंढ रहे थे। एकाएक मिली इस खबर पर घर वालों को विश्वास ही नहीं हुआ। जब सोमेश्वर जी ने फोन पर उनकी बात राहुल से कराई तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दो पापा, मैं आज से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मन लगाकर पढ़ूंगा, मुझे आकर ले जाओ।
कहते कहते उसकी हिचकियां बंध गईं। उसकी आवाज सुनकर खुशी के मारे उसके पापा का कंठ भी अवरुद्ध हो गया। राहुल के घर से भागने का वे कहीं न कहीं खुद को जिम्मेदार समझ रहे थे। उनकी अत्यधिक सख्ती ने उनके बेटे को अपने ही घर में पराया कर दिया था। उसे अपना ही घर बेगाना लगने लगा। किशोरवय बच्चों को जिस अपनेपन व दोस्ताना माहौल की जरूरत अपने घर में होती है, शायद वह सब वे राहुल को नहीं दे पाए। हर बच्चे का स्वभाव भी अलग अलग होता है। बेटी उसी माहौल में रह रही थी, लेकिन बेटा उस घुटन भरे माहौल में नहीं रह पा रहा था। फिर यूं भी लड़कों का स्वभाव अधिक आक्रामक होता है। जब बेटे को खोने का एहसास हुआ तो अपनी गलतियां महसूस होने लगीं। सभी बच्चों का दिमागी स्तर और सोचने समझने का तरीका फर्क होता है। अपने बच्चों के स्वभाव को समझना चाहिए। किसके लिए कैसे व्यवहार की जरूरत है, यह तो माता पिता से अधिक कोई नहीं समझ सकता। किशोरावस्था की नाजुक उम्र में बच्चे माता पिता को नहीं समझ सकते, इसलिए माता पिता को ही बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी किस्मत से उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी होने से बच गई। अब वे बच्चों पर ध्यान देंगे। अब थोड़े समय उनके बच्चों को उनके प्यार, मार्गदर्शन व सहयोग की जरूरत है। हिटलर पिता की जगह एक दोस्त पिता कहलाने की जरूरत है, जिनसे वे अपनी परेशानियां शेयर कर सकें। यह समय सिर्फ पति पत्नी के आपस में भिड़े रहने का नहीं है, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व, भविष्य व उनके अंदर कैसा संसार आकार ले रहा है, उसे जानने व संभालने की जरूरत है। मन ही मन ऐसे कई प्रण करके राहुल के मम्मी पापा राहुल को लेने पहुंच गए। राहुल मम्मी पापा से मिलकर फूट फूट कर रोया। उसे भी महसूस हो गया था कि वास्तविक जिंदगी कोई फिल्मी कहानी नहीं है। अपने माता पिता से ज्यादा अपना और बड़ा हितैषी इस संसार में दूसरा कोई नहीं। उन्हें ही अपना समझना चाहिए तो सारा संसार अपना लगता है, और उन्हें बेगाना समझकर सारा संसार पराया हो जाता है। यह 7 दिन राहुल और राहुल के माता पिता के लिए एक पाठशाला की तरह साबित हुए। दोनों ने ही जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सीखा। अभी राहुल अपनी ही सोचों में गुम था कि तभी दुखी सी सूरत लिए माला बदहवास सी आई। सुनो, जल्दी चलो जरा, बड़ी अनहोनी घट गई। टिंकू की लाश हाईवे पर सड़क किनारे झाड़ियों पर पड़ी मिली। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। क्या? सुनकर राहुल बुरी तरह से सिहर गया। अरे, यह क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ। माता पिता तो बुरी तरह से बिलख रहे हैं, संभाले नहीं संभल रहे। इकलौता बेटा था, कैसे संभलेंगे इतने भयंकर दुख से। बोलते बोलते माला की आंखें भर आईं, आवाज अवरुद्ध हो गई। चलो। राहुल माला के साथ चलने को तत्पर हो गया। चलते समय राहुल सोच रहा था कि टिंकू उसके जैसा भाग्यशाली नहीं निकला। उसे कोई सोमेश्वर प्रसाद नहीं मिला। हजारों टिंकुओं में से किस्मत से ही किसी एक को कोई सोमेश्वर प्रसाद मिल पाता है। अधिकतर का हश्र तो कुछ ऐसा ही होता है। बच्चे सोचते हैं शायद घर से बाहर जिंदगी फिल्मी स्टाइल की होगी। घर से भागकर वे जाने अनजाने माता पिता को दुख पहुंचाना चाहते हैं, उन पर अपना आक्रोश जाहिर करना चाहते हैं। पर माता पिता की छत्र छाया से बाहर जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं होती, बल्कि बहुत भयानक होती है। बच्चों को इस बात का अनुभव नहीं होता। उन्हें समझने और संभालने के लिए माता पिता को कुछ साल बहुत सहन शक्ति से काम लेना चाहिए। बच्चों का हृदय कोरे कागज जैसा होता है। जिस तरह की इबारत लिख गई, जिधर जिंदगी की धारा मुड़ गई, वही उनका जीवन व भविष्य बन जाता है। उस दिन अगर उसे सोमेश्वर प्रसाद नहीं मिलते तो पता नहीं उसका भी क्या हश्र होता। सोचते सोचते राहुल माला के साथ तेजी से कदम बढ़ाने लगा। कहानी यहीं खत्म होती है। सुधा जुगरान जी को इस भावपूर्ण प्रेरक कहानी के लिए हार्दिक धन्यवाद। घर से बाहर की दुनिया सपनों की नहीं, खतरों की होती है। इसलिए बच्चों को समझाना भी जरूरी है और समझना भी।
कहानी के विषय में अपने कमेंट्स अवश्य लिखिएगा। फिर आऊंगी एक और कहानी के साथ।